हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, जैसा कि प्रत्येक महीना आप लोग अपने कोचिंग में ऑफलाइन में क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में मंथली एग्जाम देते हैं, तो जून महीना का एग्जाम भी आप लोगों ने आज दिया हुआ है। तो जिस तरह से प्रत्येक महीना हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर जो भी होता है पेपर डिस्कशन करते हैं, तो इस महीना का भी पेपर डिस्कशन हो चुका है। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन का ऑप्शंस मिला लीजिए लो। ओके, आपका कितना सही है कितना गलत है आकर के कल क्लास में बताइएगा। हम सभी लोगों से पूछेंगे कि केकर को वो सही है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन खूब ध्यान से मिला लीजिए और याद भी कर लीजिए लो, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, और आपको भी अगर आंसर पता चल रहा है तो धाए धाए कमेंट कीजिए किसका कौन सा सही है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है बाबू, इनमें से कौन अव्यय है? चार गो ऑप्शन दिया है, पूछा है कौन सा शब्द है जो अव्यय है। अच्छा, वहाँ लड़का या सुंदर, तो ये वहाँ जो है यही ना अव्यय है, लड़का सुंदर। अच्छा, ये क्या है? ये अव्यय नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा। बहुत किस प्रकार का अव्यय है? ध्यान दीजिएगा, बहुत किस प्रकार का अव्यय है? तो बहुत याद रखिएगा, वो परिमाणवाचक अव्यय है। ओके, देखिए संबंध सूचक नहीं है, स्थानवाचक नहीं है और कारणवाचक भी नहीं है। बहुत से परिमाण का बोध होता है, मात्रा का बोध होता है। ठीक है, इसलिए परिमाणवाचक है। अगला क्वेश्चन है, धीरे शब्द का सही वर्ग क्या है? धीरे एक क्रिया विशेषण शब्द है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द स्थानवाचक अव्यय है? यानी स्थानवाचक अव्यय इनमें से कौन सा है? तो यहाँ, आज, किधर, कल, तो यहाँ ना स्थान का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, सदा किस प्रकार का अव्यय है? सदा समयवाचक अव्यय है, हमें सदा सच बोलना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, तब शब्द है, तब शब्द क्या है? ये भी एक समयवाचक अव्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ किस प्रकार का अव्यय है? तो कहाँ से स्थान का बोध होता है, इसलिए स्थानवाचक अव्यय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, इसलिए का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसलिए का प्रयोग हम लोग कारण बताने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, अभी किस प्रकार का अव्यय है? अभी समय, समय का बोध कराता है अभी शब्द, इसलिए समयवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, साथ किस प्रकार का अव्यय है? तो साथ निभाना, साथिया, हाँ तो संबंधवाचक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, आज शब्द है, आज भी समय का बोध करा रहा है, तो आज क्या हो जाएगा? समयवाचक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, तुरंत का अर्थ है, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। बाद में धीरे, तुरंत या कहीं, तो तुरंत का अर्थ तुरंत ही है। ठीक है, चलिए अगला है, कभी किस प्रकार का अव्यय है? कभी, कभी किस प्रकार का अव्यय है? ध्यान दीजिएगा, तो ये भी एक समयवाचक अव्यय ही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है यानी कौन सा अव्यय नहीं है? वहाँ अव्यय है, आज भी अव्यय है, सदा भी अव्यय है, तो लड़का जो है वो अव्यय नहीं है। अगला देखिए, हाँ अब मुहावरे के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में मुहावरा पूछता है, पूछेगा भी, और मुझे पता है कि आप लोग सही भी टिक कीजिएगा। चलिए, नाक कटना का अर्थ है, नाक कटना का अर्थ अपमान होना होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, आंखों का तारा होना, बहुते प्यारा होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, कान भरना, कान भरना है चुगली करना, क्या होता है? चुगली करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, दांत पीसना, दांत पीसते हैं लोग आप लोग, गुस्सा करना, खिसियाना, मिर्गियाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, नाक में दम करना का अर्थ क्या है? नाक में दम, एकदम हमारा नाक में दम कर दिल, यानी परेशान कर देगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम धाए धाए बी 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 बोले तो बोर्ड बाबा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, आंख दिखाना का अर्थ क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यानी आंख दिखाना का अर्थ क्या है? एकदम की आंख क्या करते हैं? डरवाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चंस आपके सोशल साइंस के शुरू होते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी भाग में निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 15 किस प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध करता है? ये सभी प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध करता है, तो धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि पर आधारित ये भेदभाव को निषिद्ध करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला है, मराठी मानुष की भावना भड़काकर किस नेता ने उत्तर भारतीयों पर हमला कराया, बिहारियों पर हमला करवाया? तो राज ठाकरे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंबई में 1961 में मराठियों की जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो मात्र 34% थी, याद रखिएगा, जो कि 2001 में चलकर 57% हो गई, याद रखिएगा। चलिए अगला है, बेल्जियम में फ्लेमिश लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो डच भाषा का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की जो कि राजधानी में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं? 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, दलितों और महादलितों के बीच पहचान किस राज्य में हाल ही में बनी है? तो अपने बिहार में बनी है बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, ब्लैक पावर सलामी कहाँ दी गई थी? तो मैक्सिको ओलंपिक में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, मुंबई को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंबई को वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार कितने प्रतिशत प्रवासी उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं? याद रखिएगा, 49%, हाँ 49%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हाँ, अब देखिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग है भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, मरुस्थलीय मृदा राजस्थान, पहले ही बता दो, मरुस्थल का नाम आएगा राजस्थान, याद रखिएगा, अपने भारत में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एड्रीन कहलाता है, ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है, याद रखिएगा, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। तो किधर है नीला ग्रह? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? यानी इन 4 को ऑप्शन दिया है, तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? कोसी परियोजना, याद रखिएगा, इसे बिहार के शोक के नदी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? अपने मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों ने वियतनाम में क्या विकसित किया? हाँ, तो वियतनाम में जब वो आए थे, वियतनाम को अपना उपनिवेश बनाया था, हिंद चीन को, स्कूल, सड़कें, रेलवे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी स्कूलों में पढ़ाई का माध्यम क्या था? तो फ्रेंच था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तोंकीन फ्री स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1907 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फान बोईचाऊ और फान चुत्रिन कौन थे? एक राष्ट्रवादी नेता थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वियतनामी राष्ट्रवाद का प्रमुख नेता कौन था? तो हो चिन मिन था, याद रखिएगा, वियतनामी राष्ट्रवादी नेता का माने प्रमुख नेता हो चिन मिन था। हो ची मिन ने वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? 45 में की थी, 1945, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला, जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो तुर्की देश के मतलब शासक के समर्थन में शुरू हुआ था और 1920 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा, याद रखिएगा, ठीक है, और 1930, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? लाहौर, 1929, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली, अपने बिहार को ही कहा जाता है। आगे देखिए, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? याद रखिएगा 22,553 रुपये थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कहा जाता है। तो 1 अप्रैल, 1 जनवरी, 1 जुलाई, 1 दिसंबर, 21, अरे कोई बात नहीं बाबू, यहाँ पर 1 अप्रैल है, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, हो जाता है कि ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत की बात किया है तो याद रखिएगा गोवा। अब बिहार की बात करता है तो पटना याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन वही है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो अपने पटना का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी थी? तो फिशर ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए सर, हाँ शॉर्टकट पे देता है, अब फुल फॉर्म पूछ देता है आपके एग्जाम में। ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, ओके, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है जीडीपी का फुल फॉर्म, तो सभी लोग जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनएसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब आगे, हाँ आगे कुछ नहीं, अब आगे संदीप सर का है। तब साइंस और मैथमेटिक्स अपने संदीप सर से पढ़िए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए, जैसा कि आज आप लोग का 10th का एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम का पेपर का डिस्कशन चल रहा है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस विकास सर के सिलेबस थे वो विकास सर डिस्कस कर चुके हैं। अब बाकी जो भी साइंस और मैथ थे हम शुरू करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 61 दिया यहाँ पर, Zn प्लस AgNO3 यानी जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या बनता है? जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर है। ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी विस्थापन, डी उभय विस्थापन। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, जिंक जो है क्या कर रहा है, सिल्वर को इसके यौगिक से क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, वसा का पाचन डैश एंजाइम द्वारा होता है। तो वसा का पाचन किस द्वारा होता है? लाइपेज एंजाइम द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 गैस का निर्माण डैश से होता है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो O2 गैस निकलता है किससे निकलता है? H2O से निकलता है। कैसे? तो याद हम लोग पढ़े थे ना, H2O जब अपघटन होता है तो H2 प्लस O2 बनता है और यहाँ से क्या होता है? O2 गैस निकल जाता है। तो जो O2 निकला कहाँ से निकला? जल से निकला। और ये जो H2 बचता है, H2 क्या करता है? CO2 से रिएक्शन करके ग्लूकोज बना देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि O2 निकलता है, कहाँ से निकलता है? H2O से निकलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तो BT कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 दिए यहाँ पर, आहार नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है? तो अंतिम रूप से पाचन क्या होता है? छोटी आंत में होता है। ऑप्शन ए दिया अमाशय, बी दिया मुख गुहा, सी दिया बृहदांत्र, डी दिया है छोटी आंत। छोटी आंत तो शुद्रांत्र भी बोलते हैं। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो DT करो। अगला क्वेश्चन, मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है? ओके, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। यहाँ पूछा गया मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम। सही क्रम में क्या होगा? सबसे आगे भोजन कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है मुख, तो सभी में मुख दिया, जाहिर सी बात सबसे आगे भोजन कहाँ आता है? मुख में आता है। मुख के बाद कहाँ आता है? ग्रास नली में आता है, फिर आमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। ठीक है, तो मुख के बाद जाता है ग्रास नली यानी ग्रसिका में जाता है। तो मुख के बाद आमाशय तो गलत हो गया, मुख के बाद ग्रसिका सही है, फिर यह मुख के बाद आमाशय ये भी गलत हो गया। तो बी या डी में कोई सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ग्रसिका के बाद क्या है? आमाशय, आमाशय सही है। आमाशय के बाद बड़ी आंत नहीं, आमाशय के बाद छोटी आंत में आता है। ये भी ऑप्शन क्या होगा? गलत हो गया। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो DT करो। कैसे? मुख से ग्रसिका, ग्रसिका से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत बाद कहाँ आता है? बड़ी आंत में जाता है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 66, जठर ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रस। तो जठर ग्रंथि से क्या क्या स्रावित होता है? पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और श्लेष्मा। तो ऑप्शन नंबर, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है? जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले रस है। यहाँ एक दिया है HCl, बी दिया है लाइपेज, 3 नंबर दिया है पेप्सिन, 4 नंबर दिया है श्लेष्मा। अब ऑप्शन यहाँ दिया, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि 1, 2 और 3। एक सही बात है, HCl होता है। 2 क्या लाइपेज होता है? नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। बी देखते हैं, 2 क्या लाइपेज होता है? नहीं होता है, इसी तरह गलत हो गया। सी देखते हैं, एक मतलब HCl, 2 लाइपेज तो होगा नहीं। डी, अच्छा डी में दिया है सब, लाइपेज तो डी,
यानी चारों के चारों ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर क्या होता है, एक, फिर 3, फिर क्या है 4। और आप लोग पढ़े भी थे लोग कि अमाशय में क्या होता है, HCl क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। प्रोटीन क्या करता है, पेप्टाइडों में तोड़ देता है। श्लेष्मा क्या होता है, अमाशय के आंतरिक आस्तर की रक्षा करता है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़े थे, यानी इसमें क्या है, चारों ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में जो बेहतर ऑप्शन दिखे उसको टिक करना चाहिए। अच्छा, आप सोचिए कहाँ गलती हो सकता है इसमें। आई थिंक यहीं पर लिखने में मिस्टेक हुआ। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर एक क्या होना चाहिए था, यहाँ पर ये वाला नहीं होना चाहिए था, एक होना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, सब कोई भी ऑप्शन टिक होंगे क्या होगा, आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है यहाँ पर, किसी गोलीय दर्पण के फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में संबंध है। तो हम लोग पढ़े लोग, क्या संबंध पढ़े थे लोग, तो गोलीय दर्पण बोला है तो 1/v + 1/u = 1/f, हम लोग पढ़े हैं लोग दर्पण सूत्र। लेंस होता तो क्या करते हैं, 1/v - 1/u = 1/f। बट ऑप्शन में क्या दिया, एफ दिया, ऑप्शन में क्या दिया है, एफ, यानी हमको इससे एफ निकालना है। चलिए निकालते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, VU, और यहाँ पर आ जाएगा u और यहाँ आ जाएगा v, यानी u + v 1/f। लेकिन हमें चाहिए एफ, तो इसको उल्टा करते हैं, यहाँ पर एफ हो जाएगा, और इसको उल्टा करें तो VU, अब बटा में u + v। इसे VU लिखे या UV लिखे, बात है क्या है, यानी एफ का फॉर्मूला क्या होगा, UV बटा u + v, UV बटा u + v, ऊपर नहीं होगा, ऊपर होगा UV बटा u + v, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो BT कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 दिया यहाँ पर, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग की जाने वाली दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार होती है। ध्यान देंगे, तो गाड़ी के साइड मिरर में कौन दर्पण यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण के चिन्ह परिपाटी के अनुसार फोकस दूरी क्या होता है, तो इसका फोकस दूरी होता है धनात्मक यानी प्लस में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिए धनात्मक, तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। ठीक है, मैं यही क्वेश्चन होता है, गाड़ी के हेडलाइट में जो दर्पण का यूज किया जाता है उस दर्पण के फोकस दूरी क्या हो, प्लस में कि माइनस में, तो क्या होता है माइनस में, क्योंकि गाड़ी के हेडलाइट में क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन आए ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तब सवाल टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, सही मिलान है। अच्छा, मिलाने वाला सवाल है, ध्यान देंगे। चलिए, अच्छा ऑप्शन एक थोड़ा सा शुरू करते हैं। चलिए, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा चलता है। चलिए, एक मिनट। चलिए, यहाँ सवाल दिया है, सही मिलान है। यहाँ बोलेगा अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति, यहाँ पर वस्तु की स्थिति दिया गया है, और यहाँ बोलेगा प्रतिबिंब की स्थिति। तो हम जानते हैं दर्पण के सामने जब वस्तु की स्थिति बदलता है तो प्रतिबिंब की स्थिति बदलता है। तो अब यहाँ देखिए, एक नंबर दिया फोकस पर। बताइए, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो याद कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए हम लोग एक ट्रिक पढ़े थे। ट्रिक क्या था, तो ट्रिक था FCI, इसका उल्टा लिख दीजिए यहाँ पर नीचे, ICF। F मतलब फोकस, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, I का मतलब इन्फिनिटी यानी अनंत। ओके, तो अब देखिए, तो हम लोग पढ़ते, जब वस्तु F पर होगा तो प्रतिबिंब I यानी अनंत पर बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर होगा तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, C पर ही बनेगा। जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। जब वस्तु F और C के बीच होगा तो प्रतिबिंब I और C के बीच बनेगा। जब वस्तु C और I के बीच तो प्रतिबिंब C और F के बीच बनेगा। ठीक है, तो इस ट्रिक के मदद से भी ये सवाल क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया वस्तु F पर, एक नंबर ध्यान देंगे, यानी फोकस पर। अब देखिए, वस्तु जब फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु F पर तो प्रतिबिंब I पर, I यानी अनंत। तो अनंत कहाँ दिया, C में दिया, C में, यानी A का मिलान किससे होगा, C से होगा। A का मिलान किससे होगा, C से होगा। तो चलिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन एक A में दिया है A का मिलान A से, तो A से ही गलत हो गया। B में दिया A का मिलान C से, C में दिया A का मिलान C से, तो ये दो में क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब क्या होगा, पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत यानी I और वक्रता यानी C, यानी C और I के बीच। तो बताइए, जब वस्तु C और I के बीच होता है तो प्रतिबिंब C और F के बीच, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यानी ऑप्शन नंबर D दिया है। ठीक है, तो 2 का मिलान किससे होगा, 2 का मिलान होगा D से। तो 2 का मिलान D से, देखिए तो इसमें भी 2 का D दिया है, हमें 2 का D दिया है। ठीक है, तो यानी ये आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। अगला देखते हैं 3 का, तो 3 दिया है वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र यानी C, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C पर। तो C कहाँ दिया है, C यानी A में दिया, A यानी वक्रता केंद्र पर। तो 3 का होगा A, तो 3 का A, इसमें दिया है 3 का B, तो ये गया, यहाँ दिया 3 का A। अब लास्ट चेक करना है 4,
4 का क्या होगा, तो 4 नंबर दिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो अनंत और वक्रता केंद्र यानी बी होगा, तो यानी 4 का बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर दो। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया यहाँ पर, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान होता है, तो समतल दर्पण द्वारा कितना आवर्धन कौन होता है +1, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्यों होता है इसके बारे में पूरे डिटेल्स में हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। हालांकि इसे क्वेश्चन भी आता है 2 नंबर का, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान +1, इससे क्या अभिप्राय है। ठीक है अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सबसे अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, ऑप्शन ने दिया हजामती दर्पण के रूप में, नहीं, इसमें क्या किया जाता है, एक मिनट अवतल दिया है ना, सही अवतल का ही, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में, जी बिल्कुल। बी दिया सौर भट्टी में, हाँ यहाँ भी यूज़ किया जाता है। सी दिया गाड़ियों के हेडलाइट में, यहाँ भी किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डी दिया उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है, अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ते क्रम बताना है। ऑप्शन ए दिए जल से अधिक एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये तो कंफर्म है जल का अम्लीयता सबसे कम होगा, क्योंकि जल ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय है। और यहाँ पर अम्ल ऑप्शन में एसिटिक अम्ल दिया, हाइड्रोक्लोरिक, ये दोनों क्या है अम्ल है, तो जब दोनों अम्ल है तो इन दोनों की अम्लीयता इससे ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में तुलना करना है, तो बताइए एसिटिक अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल के दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल होता है, याद कीजिए लोग, पढ़ते दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल के लिए एग्जाम्पल में क्या पढ़े थे लोग, उसमें पढ़ते लोग फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सब क्या होता है दुर्बल अम्ल होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सब क्या होता है प्रबल अम्ल होते हैं। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल है। तो जब ये प्रबल अम्ल है तो इसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी, दुर्बल का कम होगा, और जल में थोड़ा सा भी अम्लीयता नहीं थी सबसे कम होगा। इन ऑप्शन नंबर ए सही है, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 दिया यहाँ पर, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है। अब देखिए पाचन के दौरान जो जठर रस उत्पन्न होता है उसका पीएच मान पूछा गया। अच्छा बताइए जठर रस जो निकलता है उसमें क्या होता है, अम्ल होता है या क्षार होता है, तो जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, और HCl है अम्ल, और अम्ल का पीएच मान क्या होता है 7 से कम होता है। तो ऑप्शन ए दिया 7 से कम, बी दिया 7 से अधिक, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है अम्ल है, तो अम्ल है तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है 7 से कम, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या करेंगे 80 करेंगे। अगला क्वेश्चन, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी कोई वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। दो समांतर समतल दर्पण की जब किसी वस्तु को रखते हैं उसके कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, अनंत। तो ऑप्शन ए दिया है 1, बी दिया है 2, सी दिया है 4, डी दिया अनंत, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी टी करेंगे। 90 डिग्री पर कितना बनेगा, 120 पर कितना बनेगा, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास में सीखे थे लोग। ठीक है तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। इस चीज़ को फील करना चाहते थे अब क्या करें, दो समांतर दर्पण रख दे, अब बीच में कोई वस्तु रखे, इस तरह देखेंगे ना तो लगेगा इसको वस्तु का प्रतिबिंब बहुत सारा बना है, इधर भी बहुत सारा बना है। ठीक है तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, घर पर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 75, प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। ध्यान देंगे लोग, अब एक समतल दर्पण है, एक प्रकाश की किरण क्या होती है लंबवत आ रही है, इस तरफ ठीक आ रही है। ठीक है तो जब इस तरह आई तो क्या हो, टकरा के इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो बोला गया इसमें दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन, अच्छा विचलन का मान निकालना है। विचलन माने जो किरण है कितना डिग्री विचलित हुआ है, यानी विचलन कोण निकालना है। तब देखिए किरण पहले आ रहा था इस दिशा में, देखिए इस दिशा में इधर आ रहा था, अब मुड़ के इधर गया, तब देखिए कितना डिग्री मुड़ा, इतना ही ना मुड़ा, तो यही है इसका विचलन, यानी कितना डिग्री 180 डिग्री। तो विचलन कोण का मान कितना होगा 180 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टी कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग 3 टाइप का दर्पण पढ़े लो, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो समतल उत्तल में क्या होता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, मात्र एक अवतल दर्पण इसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। सभी प्रकार मतलब आभासी भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है। तो सभी टाइप के प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन है, अवतल दर्पण। बट क्वेश्चन क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते थे, अवतल से ही कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक मिनट इसमें क्या दिया है, हाँ किस दर्पण दिया, कभी पता है क्वेश्चन में क्या करता है, बोलता है किसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए देगा अवतल दर्पण, बी दे देगा उत्तल लेंस, सी दे देगा ए और बी दोनों, डी देना नॉर्थ ईस्ट। तो क्या होगा ए और बी दोनों होगा, क्योंकि इधर अवतल दर्पण बनाता है, अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनाने का गुण होता है वो कौन लेंस से ले लेता है, उत्तल लेंस से ले लेता है। तो उत्तल लेंस भी क्या होता है, सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। बट यहाँ पर बोल दिया था किस दर्पण, तो हमें दर्पण बताना है, तो अवतल दर्पण हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो बी, तो बी टी कर देंगे। तो कभी क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे, ऑप्शन पूरा देख लेंगे तब टिक करेंगे, नहीं तो गलती भी हो सकता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 दिया है, पादप में फल पकाने वाला हार्मोन है, तो फल पकाने वाला हार्मोन कौन होता है? एथिलीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, तो बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर CO2 तथा H2O, जी आवश्यक है। आगे देखते हैं, बी दिया क्लोरोफिल, ये भी आवश्यक है। सी दिया सूर्य का प्रकाश, ये भी आवश्यक है। डी दिया उपरोक्त सभी, इन ऑप्शन नंबर डी हुआ तो क्या टी करेंगे? डी टी करेंगे। ओके, चलिए तो ये रहे साइंस के सवाल। अब आते हैं मैथ के क्वेश्चन में। चलिए तो मैथ का क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है। एक मिनट चलिए मैथ का क्वेश्चन देखते हैं लोग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, यदि tan 27 डिग्री बराबर tan 27 इंटू tan 63 बराबर sin a, तो a का मान क्या है? अच्छा बताइए, tan 27 का मान नहीं पता है ना, तो tan का क्या पड़ता है? cot, और 27 का पूरा कोण क्या होता है? तो 27 का पूरा कोण कैसे निकालें? 9 से घटा देंगे, तो 10 में 7 गया 2, और यहाँ कितना गया? 8, 8 में 2 गया 6, यानी 62 डिग्री। तो cot 62, एक मिनट, यहाँ तो 7 यहाँ 3 आएगा ना, 63, और इंटू क्या है? tan 63। तो बताइए cot इंटू 10 क्या होता है? तो cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब है ये वाला हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा? 1। तो जब इसका मान 1, तो साइन a बराबर आ गया 1। तो साइन कितना का मान 1 होता है? 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस होता है, और यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या? तो 1, यानी ऊपर आ जाएगा 1, ऊपर क्या आ जाएगा? 1। तो 1, अब बटा नीचे देखते हैं लोग, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ क्या है? tan स्क्वायर थीटा। अब जो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या? तो 1, तो 1/1, यानी इसका माना गया 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तो 80 करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, यदि p ऑफ x बराबर 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 क्यू एफ एक्स बराबर इतना हो, इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात हुआ। तो इस टाइप क्वेश्चन के लिए पूरा भाग करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो बताइए इसका जो घात कितना? इसका घात, इसका घात है 3, यानी इसको हम इससे रिप्लेस कर दे 1/3, इसका भी घात 3 है। हमें भाग करना है क्यू ऑफ एक्स है, इसका घात कितना है? 2, तो यानी इसको हम 1/2 से रिप्लेस कर दे, तो इसको सिंप्लीफाई करने में घात कितना आएगा? x, यहाँ कटाकर x आ गया, पावर में आ गया 1, यानी घात कितना आएगा? 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, सवाल में यहाँ दिया है, यदि बहुपद g ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो g ऑफ -1, तो g ऑफ -1 का मतलब क्या हुआ है? जहाँ जहाँ x क्या लिखना है? -1 लिखना है। तो यहाँ x का मान -1, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3, तो यहाँ क्या होगा? 3। यहाँ -1 करे तो माइनस माइनस प्लस, और 7 कम 7, तो 7 यहाँ प्लस 2 है तो 2, 7 × 2 = 12, 12 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टी कर दें। अगला क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 16 का शून्यक है, तो शून्य के लिए क्या करते हैं? 0 करते हैं लोग, या ऑप्शन रख के चेक करते हैं कौन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा? 16, तो x का मान कितना आएगा? +-√16, यानी +-4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? +-4, यानी +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 दिया यहाँ पर, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो हमें निकालना है 4 × अल्फा प्लस बीटा का मान। ओके, यहाँ 4 है तो 4। अब तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, तो 4 × माइनस से माइनस, अब तो b, इसमें b का मान कितना है? -3, तो -3, तो पहले से माइनस एक और ही माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अब बट्टा में a का मान कितना है? 1, तो यानी देंगे 1, यानी 4 3 12, तो 12, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, तो 80 करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 है, 8 हो तो a का मान होगा, ध्यान देंगे, इसके शून्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका मान दिया है 8, तो a का मान पूछ दिया है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था? c/a, जिसमें c का मान कितना दिया है? 2a, कितना दिया है? 2a, तो यहाँ नहीं देंगे 2a, अब बट्टा में a का मान दिया 1, तो 1 = 8, तो यहाँ 2 चौका 8, यानी a का मान आ गया 4, तो 4 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए, तो 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 दिया यहाँ पर, यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्य का -1 हो तो p ऑफ x का एक गुणनफल
अच्छा एक गुणनखंड होगा, ठीक है, यहाँ गुणनखंड होना चाहिए था। तो जब शून्य का -1 है तो गुणनखंड क्या होगा, x + 1। तो x + 1 इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है। अब शून्य का जोगफल दिया, शून्य का गुणनफल दिया, तब बहुपद बना सकते हैं, बट शून्यकों के जोगफल और गुणनफल से अनगिनत बहुपद बन सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका बनाकर चेक कर लेंगे कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है। एक और तरीका क्या हो सकता है, हम ऑप्शन से देख लेंगे किस ऑप्शन में द्विघात बहुपद शून्यकों का जोगफल कितना रहा है, -3 आ रहा है, ठीक है। तो काम करते हैं ना, इसको बना एक बार ऑप्शन से देखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अब बताइए योगफल -3 चाहिए, तो इसमें शून्य का जोगफल निकालिए। तो जोगफल का फॉर्मूला क्या होता है, -b बटा a। तो b का मान 3 है, तो यानी -3 हो जाएगा यहाँ पर। अब बट्टा में a यानी 1, तो -3 सही बात है, -3 दिया है। अब गुणनफल निकालते हैं, तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, α × b c/a। तो c का मान दिया है 2 और a का मान 1, 2 बटा 1 यानी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस कंडीशन को पूरा करे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। अब बनाते हैं, तो बनाते कैसे, तो याद कीजिए बहुपद का फॉर्मूला क्या पड़ता है, चलो x² - α + β × x प्लस α × β। इसमें कोई भी कांस्टेंट से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। बट चलिए इस कांस्टेंट को हटाते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो x² माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3। तो फिर हम -3 करते हैं, +3 हो जाएगा, यहाँ x प्लस α × बीटा, α × बीटा का मान कितना है, 2, तो 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आ गया, तो ए टिक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 दिया यहाँ पर, यदि अल्फा बीटा गामा द्विघात, एक मिनट, यहाँ त्रिघात, यहाँ क्या होना चाहिए, त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हो, ax³ + bx² + cx + d = 0 के शून्यक हो, तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा, एक मिनट, यहाँ होना चाहिए था अल्फा × बीटा × गामा का मान होगा, ठीक है। चलिए यहाँ इंटू मान लीजिए, क्या है ये वाला, तीनों इंटू में। तो अल्फा × बीटा × गामा का मान क्या होगा, तो याद कीजिए, पढ़े थे लोग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये टर्म प्लस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो ये वाला सेकेंड वाला -b/a। फिर पढ़ते हैं लोग अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, इसका क्या होगा, तो इसका वाला टर्म क्या है, c प्लस में है तो c/a। फिर अल्फा × बीटा × गामा जो आपसे पूछा गया है, तो ये क्या होता है, ये वाला d, तो d किस में होता है, माइनस में, तो -d/a। तो -d/a ऑप्शन नंबर क्या होगा, c, तो c टी कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद इतना × इतना का घात है। अच्छा बताइए इस बहुपद का घात कितना है, 2, तो y के पावर 2, इसको रिप्लेस कर दे, इससे खाली घात निकालने के लिए ध्यान देंगे। इसका घात कितना है, 5, तो इसको y के पावर 5 से रिप्लेस कर दिए। अब बताइए y के पावर 2, y के पावर 5 मल्टीप्लाई करते कितना है, y के पावर 7, यानी इन दोनों का गुणनफल का घात क्या होगा, 7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि इतना एवं इतना हो, अच्छा यानी देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो दो समीकरण यानी समीकरण का जोड़ा दिया है, यानी युग्म दिया है। तो इसमें x और y का मान बताना है, हल बताना है, क्या बताना है, हल। तो या तो आप हल कर लीजिए या ऑप्शन रखकर चेक कर लीजिए। तो जो ऑप्शन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा वही क्या होगा, आंसर होगा। चलिए ऑप्शन रखकर चेक करते हैं। तो x का मान दिया यहाँ पर 4, तो यहाँ 4 4 3 12, और y का मान 0 यानी खत्म, तो 12, सही बात है। ये वाला ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड किया, इसको भी करना चाहिए। तो x का मान यहाँ रखिए 4, तो 4 से होगा 16, और y का मान 0 यानी खत्म बराबर 16। तो हमने क्या देखा कि जो ऑप्शन नंबर ए है ना, दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो ए टिक कर। ओके, चलिए ऑप्शन बी चेक कर लें, देखते हैं। x का मान 0 तो 0, और y का मान ले 4, तो 4 दूना 8, तो क्या -8 बराबर 12 होगा, नहीं होगा, तो गलत होगा। इस तरह आप अन्य ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, कौन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, यदि किसी पहिए की त्रिज्या इतना मीटर, त्रिज्या नहीं आर, ध्यान देंगे, आर का मान कितना दिया है, 35/44 मीटर हो, तो दो चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा। ऐसा बताइए दो चक्कर में दूरी निकालना, तो बताइए एक चक्कर में कितना, एगो परिधि घूमेगा, और दो चक्कर में दूगो परिधि, तो दो चक्कर में दूरी यानी 2 गुणे परिधि निकालना। क्या निकालना है, 2 गुणे परिधि। तो 2 इंटू परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, तो 2 × 2, पाई का मान कितना है, 22/7 होता है। आर का मान कितना दिया है, 35/44, तो 35/44, तो कितना गया, 22 दूना 44, 7 बचे 35, 2 से 2 गया, 5 दूना 10, तो 10 आ गया। देखिए मीटर में दिया था, तो ये भी क्या होगा, मीटर, यानी दो चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 10 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में कोण AOB, ध्यान देंगे,
केंद्र O और त्रिज्या वाले वृत्त। तो मान लीजिए वृत्त बना लेते हैं, केंद्र दिया है O और त्रिज्या, चलिए एक यहाँ क्या दिया कोण AOB, इसको A मान ले, इसको B मान ले। तो AOB का मान कितना दिया थीटा, थीटा हो तो चाप AB, अब देखिए चाप AB का मान पूछा गया, ठीक है। हालांकि इसमें लघु यदि बोलता दीर्घ चाप तो दीर्घ चाप ये हुआ होता, लघु बोलता तो ये वाला होता, बट लघु दीर्घ नहीं बोला है ना, तो हम लोग लघु लेके चलते हैं। तो आपको इस चाप का लंबाई बताने क्या होगा, ऐसे भी ये थीटा दिया है ना, तो इस कोण का संगत चाप यही ना है, तो इसी का बात किया जा रहा है। इस चाप का लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू 2πr, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है। अच्छा पाई आर स्क्वायर, ये तो त्रिज्य खंड में आता है, तो ये खत्म हो गया। पाई आर थीटा, यहाँ जब देखिए एक और बात, यहाँ पर इसको यदि कटा दें ना तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, थीटा बटा 180 इंटू पाई आर। तो आपको देखे ना ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ देखिए 360 दिया है, 2 हटा दिए तो होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर पाई आर थीटा यानी पाई आर थीटा, अब बटा में 180, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टी कर देंगे, ठीक है। ये आर स्क्वायर वाला तो होगा नहीं, तो खत्म हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 ध्यान देंगे। 93 दिए यहाँ पर, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। अब इनका शून्यक बताना है, तो ऑप्शन रखे चेक करो, तो ऑप्शन ए दिया है -3, एक्स का मान -3, मैं रखिए तो -3। एक मिनट, ये दोनों एक्स का ही मान है, ठीक है। अब इसके 2 शून्यक होंगे ना, तो एक बोल रहा है -3, एक बोल रहा है 4। अब यदि ये शून्यक होगा तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, चेक करते हैं। एक्स का मान -3, तो -3 का स्क्वायर 9, तो 9, अब प्लस 1/6 इंटू एक्स का मान -3 और -2, तो कितना किया अपन 9 प्लस माइनस माइनस 1/2 और -2। अब तो इसको हल कर दीजिएगा, कभी जीरो होगा नहीं ना होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत है। जब ऑप्शन नंबर 1 गलत, तब अगला ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन बी देखते हैं क्या दिया, तो बी दिया यहाँ पर -3/2, तो एक्स का मान रखते हैं -3/2, तो -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1/6 इंटू -3/2, फिर यह माइनस में -2 है तो 2, ठीक है। ये कितना कहते हैं, तो 3 दूना 6, तो यह 9/4 प्लस माइनस माइनस 1/4 और -2। इसको हल करते हैं, इस पूरा का एलसीएम कितना जाएगा 4, तो 4, यह 9 है तो 9 माइनस, यहाँ 4 तो यहाँ 1 और -4 दूना 8, तो कितना है 9 माइनस, देखिए -1 -8 क्या होगा -9 होगा, और 9 - 9 0, 0/समथिंग 0 जी, यानी ये वाला शून्यक है। अब ये भी चेक करना है 4/3 भी शून्यक है क्या, यदि 4/3 शून्यक हुआ तो यही ऑप्शन नंबर भी क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं 4/3, तो एक्स का मान 4/3, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, फिर हम प्लस है प्लस 1/6, एस का मान कितना रखना है 4/3, तो 4/3, माइनस से -2 है तो 2, तो कितना यहाँ पर 2 दूना 4, 3 दूना 6, यह गया 16/9 और प्लस 2/3 तरीका 9 और -2, एलसीएम कितना गया 9, तो यहाँ गया 16 और प्लस 2 और -9 दूना 18, 16 2 18, 18 में से 18 गया 0 और 0/समथिंग कितना गया 0, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं लोग। अगला सवाल यहाँ पर, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मौसा इतना है, तो उनका लसा क्या होता है। यदि हम लोग पढ़े थे लोग, LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्या का गुणनफल। एक संख्या A है, दूसरा संख्या B है, तो A इंटू B। ओके, अब बताइए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है LCM यानी लसा निकालना है। अब LCM निकालना है, HCF का मान कितना दिया है, HCF का मान 19, तो 19, दोनों का गुणनफल दिया है कितना 2166, तो 2166, यानी LCM का मान क्या होगा 2166 भागे 19, तो कर दीजिए भाग, कितना क्या दिए, तो 19 से कम 19, कितना यहाँ पर 9 3 11, 9 2 11, तो यहाँ 2 आ गया, 2 6 एक 19 से कम 19, यहाँ 2 6, 19 से कम 19, 26 में से 19 कितना गया यहाँ पर 7, फिर 7, 19 का 76, यानी 114, 114 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 दी यहाँ पर, यदि बहुपद P ऑफ x का एक गुणनखंड x + 1 हो, तो P ऑफ x का एक शून्यक होगा। सिंपल है, अब x + 1 गुणनखंड है तो शून्य क्या होगा, x का मान -1 आएगा। कैसे, x + 1 को हम 0 कर दें तो x का मान कितना आएगा -1 नहीं आएगा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर दें। ओके अगला क्वेश्चन, समीकरण निकाय इतना और इतना का आलेख 2 सरल रेखाएं हैं जो, अब बताइए समीकरण युग्म जो होते हैं, 2 सरल रेखीय समीकरण का जो युग्म होता है
उनकी जो आलेख होते हैं वो प्रतिच्छेदी होते हैं कि समांतर होते हैं कि संगत होते हैं, कैसे बताते हैं लोग? क्या आलेख बनाते हैं लोग? नहीं, a1/a2 b1/b2 यानी इनके जो गुणांक है, गुणांक के अनुपात की तुलना करके हम क्या कर सकते बता सकते हैं। चलिए इसमें निकालते हैं a1/a2। अब इसमें a1 का मान दिया है 6 और इसमें a2 का मान दिया है 3, तो इन कितना यहाँ पर 2 आ गया। a1/a2 निकालते अब क्या निकालेंगे b1/b2। और तो इसमें b1 का मान कितना है, b1 का मान -2 और b2 का मान कितना दिया है -1, तो माइनस माइनस खत्म भी कितना गया 2। क्या ये दोनों बराबर है? तो जब ये दोनों बराबर है तब तीसरा निकालते हैं c1/c2। यदि बराबर नहीं होता तो यहीं पे क्या बोल देते हैं कि प्रतिच्छेदी होगा, बट बराबर है तो ये भी आपको निकालना होगा c1/c2। तो c1 का मान दिया है 9 और c2 का मान दिया है 12, ये आ गया 3 3 का 9 और 3 4 का 12 यानी 3/4। अब बताइए ये दो को बराबर है, लेकिन ये बराबर है नहीं ना है, तो हमें क्या मिला? यहाँ पर हमें ये मिल रहा है a1/a2 बराबर b1/b2, परंतु c1/c2 बराबर नहीं। तो किस चीज़ का शर्त है? एक भी हल नहीं होता है इस केस में। तो इस केस में रेखाएं कैसी होती है? समांतर होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। यदि यहाँ पर यदि a बराबर 2 के पावर 3 3 5 ये गुणा में दिया सब, b का मान दिया है 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, तो लॉस यानी ए बी का क्या निकालना? एलसीएम निकालना। क्या निकाल? एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो सब इसमें जो दोनों में से जो कॉमन होने वाला कॉमन निकाल लीजिए। तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 क्या कॉमन होगा? 2 के पावर 4 ना 2 के पावर 3 होगा ना। अच्छा एक और तरीका होता है, अब कॉमन लेने के बाद जो बचता है उसको भी तो लिखना होता है ना। एलसीएम के लिए क्या करते हैं लोग? देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है वो लेते हैं। तो 2 के पावर 3 बड़ा है, 2 के पावर 4 बड़ा, 2 के पावर 4 बड़ा, 2 के पावर 4 लेंगे। अब इसको भूल जाइए। यहाँ 3, अच्छा क्या इसमें 3 है? नहीं लेते, ये तो 3 लेना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए 5, तो इसमें 5 5 2 बार है ना, तो एक ही बार 5 लेंगे। फिर यहाँ देखिए 7, तो 7 भी लेना पड़ेगा। तो इसी का गुणनफल क्या होगा? लसा होता है। कितना है देखिए, तो 2 के पावर 4 कितना है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 16 तो 48 48, यह कितना है? 7 5 35, तो 48 × 35 कितना है यहाँ पर? 48 35, 8 पे 40 0 हर 4, 5 का 20 20 4 24, 8 3 का 24, 4 3 12 12 2 14, कितना है? 0 4 4 8 4 2 6 1 1680। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, डी टी कर देंगे। ठीक है, एक तरीका और क्या हो सकता है? तब बताइए इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम वो संख्या होगा ना जिससे ये भी काटेगा और ये भी काटेगा। तो ऑप्शन चेक करना है। तो अच्छा बताइए कोई भी एक संख्या देखिए, जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 8 3 का 24 24 × 5, तो 24 × 5 क्या इसको काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। क्या 24 × 5 इसे काट देगा? चेक कर लीजिए। यदि काट लेगा तो फिर इसको चेक करना होगा। तो जनरली क्या होता है? बड़ा से चेक करते हैं, बड़ा यही ना है, तो बड़ा वाला जिसको काट देगा ना वही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। सवाल यहाँ पर किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। अब शून्यक दिया है, हमें बहुपद बताना है। तो इस शून्यक से बहुपद निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका कौन था? वही था कौन? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान 5 और बीटा का मान -3, तो 5 - 3 कितना आएंगे? 2 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? -15, तो -15, तो कितना आएगा? x² माइनस 2x और -15, तो x² माइनस 2x -15। इन ऑप्शन नंबर किसमें? सी में, तो सी टिक। ठीक है, इसमें कोई कॉन्स्टेंट से गुणा भी कर सकते हैं, चाहे के क्या है? कोई नॉन जीरो वास्तविक संख्या है। ठीक है, यानी अशून्य वास्तविक संख्या, यानी जीरो के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर है। सारवंतर कैसे निकालता? अगला पद माइनस पिछला पद, आप इसमें से घटाइए, चाहे इसमें से घटाइए, इसमें से घटाइए, सारवंतर आ जाएगा। चलिए मान लीजिए -6 है और यहाँ पहले से -10 है, में -10 घटाना है, कितना आएगा? -6 माइनस माइनस +10, ये कितना आएगा? 4। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टी कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? हम बताना है द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन ए देखते हैं। अच्छा बताइए इसमें -x², इसमें x², सिंप्लीफाई कर देगा, x² टर्म खत्म होगा? नहीं खत्म होगा, यानी द्विघात है। हमें बताना है द्विघात नहीं है। अब बताइए इसमें क्या है? x² आएगा, बट इसमें x² × 2 आएगा, तो क्या कभी x² इधर 2x², क्या टर्म गायब होगा? नहीं ना होगा। इसमें देखते हैं, चलिए देखिए √2, तो √2 का स्क्वायर 2 और x², और इसमें भी क्या है? 2x²। तो ये टर्म जब कैंसिल होगा तो जब x² वाला पद खत्म होगा तो इसमें खाली कौन पद आएगा? x वाला पद आएगा, यानी क्या हो? रेखिक बन जाएगा। तो इसमें बोला द्विघात समीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। डी भी देखिए, तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा? द्विघात समीकरण आएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह क्या होता है, जो आज आप लोग का 10th क्लास का एग्जाम हुआ है
उस एग्जाम का जो पेपर था उस पेपर डिस्कशन खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।